हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने डेली टेस्ट 3 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। एक बार देख लीजिए, ये 4th नंबर है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि भारत में चुनाव सुधार हेतु गठित एक साथ चुनाव कराए जाने संबंधी उच्च स्तरीय समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो रामनाथ कोविंद बनाए गए हैं। ये तो हमें पता ही है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है पैरोल से संबंधित। तो देख लीजिए, पैरोल किसी भी कैदी को विशिष्ट परिस्थितियों में अल्पावधि के लिए अस्थायी रूप से रिहा करना है। तो ये तो सही हो जाएगा। पैरोल जो होता है वो किसी भी कैदी को अल्पावधि के लिए अस्थायी रूप से क्या करता है? रिहा करता है। ठीक है, जमानत देता है। फिर है कि भारत में पैरोल देने की शर्तें जो है विभिन्न राज्यों में भिन्न हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कैन बी। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? सही है। फिर लिखा है सेकंड स्टेटमेंट की पैरोल न्यायपालिका द्वारा कैदी को एक अधिकार के रूप में प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो पैरोल होता है वो कैदी का अधिकार नहीं है। ठीक है, पैरोल जो है वो कैदी का अधिकार नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी कि एफएटीएफ की ग्रे सूची से यूएई के बाहर निकलने के संदर्भ में निम्नलिखित में पर कथन पर विचार करना है। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है कि यूएई को एफएटीएफ की ग्रे सूची से हटाने से भारत की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि एनबीएफसी में निवेश के अवसरों को बढ़ावा मिलने की आशा है। तो ये हमारा सही है। फिर दिया हुआ है कि एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल देशों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहली बात तो देखिए, ग्रे लिस्ट में शामिल देशों पर क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि क्या करना होता है कि उस देश की वो लोग निगरानी जो होते हैं ना, वो बढ़ा देते हैं। कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है हमें ब्लैक लिस्ट वाले देशों के लिए। तो ग्रे सूची और ब्लैक सूची क्या है? वो हमारा दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग और हमारा ओनली ए ही क्या होगा? सही होगा। फिर हाल ही में समाचारों में रही गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। क्या मैंने बोला? गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी। ठीक है, ये हमारा भूटान में है। आइए एक बार इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि भूटान गैलेफू को विश्व के पहले माइंडफुलनेस सिटी के रूप में, याद रखिएगा ये स्टेटमेंट आ सकता है, याद रखिएगा कि विश्व के पहले। ठीक है, जनरली अगर ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये लिखा होगा कि भूटान गैलेफू जो है उसे भारत के पहले माइंडफुलनेस सिटी के रूप में विकसित करने की, सॉरी भूटान है ना, हाँ नहीं, हाँ ये विश्व का पहला है। तो ये क्या आएगा कि भूटान गैलेफू जो है वो विश्व का दूसरा ऐसा सिटी है जो माइंडफुलनेस सिटी है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भूटान दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, ये पहला है। और हम इस स्टेटमेंट को क्या हो सकता है, इजीली रॉन्ग कर सकते हैं कि अरे हाँ फर्स्ट तो मतलब अमेरिका में बन गया होगा या चाइना में बन गया होगा, या तो सेकंड ही होगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी के नाम से जाने जाने वाली इस पहल का जो उद्देश्य है वो कार्बन नेगेटिव विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाना है जो समुचित धारणीय एवं बौद्धिक आध्यात्मिक परंपराओं में निहित व्यवसायों को बढ़ावा देता है। यह शहर भूटान के लिए एक नई पहचान प्रतिनिधित्व करेगा जो इस अनूठी सांस्कृतिक विरासत को पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं के साथ जोड़कर इसे वैश्विक मंच से अलग पहचान दिलाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित इजराइल और लेबनान के बीच सीमा के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू लाइन। फिर देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है संसद के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। सही है, संसद सदस्य के मत का जो मूल्य होता है वह समान रूप से निश्चित नहीं होता, याद रखिएगा रॉन्ग है, क्योंकि देखिए संसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों के मतों का जो मूल्य होता है, प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य संबंधित राज्य की जनसंख्या पर आधारित होता है और सांसदों के मतों का मूल्य एक समान होता है, किंतु
चुनाव दर चुनाव अलग-अलग होता है, ठीक है? तो इस तरह से ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन-सी शक्तियों का जो प्रयोग है, वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कर सकता है? तो ये है प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना भी कर सकता है, ठीक है? आइए एक बार इसके सॉल्यूशन को पढ़ लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति कुछ विशेष स्थितियों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है साफ-साफ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल है कि जब किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो, ऐसा आर्टिकल 75 में बोला गया है। तो इन मामलों में क्या करेंगे राष्ट्रपति? मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता के बिना ही सदन में बहुमत हासिल करने की सबसे अधिक संभावना वाले नेता को क्या करेंगे? आमंत्रित करेंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक है? फिर देखिए अध्यादेश जारी करना, इसमें भी जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं वो हमारा ये आर्टिकल याद रखिएगा ना कि अध्यादेश हमारा 123 में है और क्षमादान की शक्तियाँ आर्टिकल 72 में है। संसद का सत्र आहूत करना, स्थगित करना, लोकसभा को भंग करना आदि जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर किए जाते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 74 में अनिवार्य है। यह तो हमारा जो आर्टिकल 74 है उसमें कहा ही गया है, ठीक है? फिर देखिए यहाँ पे लिखा है मारूराम बनाम भारत संघ जो 1980 में हुआ था के मामले में स्पष्ट किया गया कि आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति का प्रयोग भी मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि राष्ट्रपति सरकार के परामर्श के अनुरूप ही कार्य करे। मतलब कि क्षमादान की जो शक्ति है वो भी इसके विवेकाधिकार पर निर्भर नहीं करती है राष्ट्रपति के, उसके लिए भी क्या करना होता है? परामर्श के अनुरूप ही कार्य करना होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर क्या हो सकता है? महाभियोग चलाया जा सकता है। फिर देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है? उनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनी निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ, क्योंकि दोनों ही सही है। फिर देखिए कौन जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ऐसा आर्टिकल 64 में भी कहा गया है, ठीक है? फिर देखिए जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, तो इस स्थिति में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इस स्थिति में देखिए कि राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। कौन? उपराष्ट्रपति, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। और इन शक्तियों में वो क्या-क्या निभा सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है और आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है और कार्यकारी निर्णय ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रबंधन भी उपराष्ट्रपति कर सकता है। फिर देखिए कि राज्यपाल के संबंध में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये तो बहुत नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, मुझे पता है कि हम सबको ये पता है, ठीक है? फिर राज्यपाल को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहाँ वह नियुक्त है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति जो है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? तो याद रखिएगा कि राज्य के राज्यपाल द्वारा मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करना क्या है? शामिल नहीं है। तो इस तरह से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस स्थिति में राज्यपाल परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, ऑप्शन नंबर ए। फिर भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला क्या है कि सामान्यतया वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, ठीक है? और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इस तरह से दोनों ही स्टेटमेंट भारत के राष्ट्रपति के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कौन सा कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो हमें पता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलीय बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, लोकसभा के विघटन पर राष्ट्रपति को सलाह भी देते हैं, लेकिन राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। काफ़ी ईज़ी सा क्वेश्चन है।
हाँ, लेकिन ये आर्टिकल आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, ऐसा आर्टिकल 155 में बोला गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 155। फिर देखिए ये क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो किस पे निर्भर करता है? तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो निर्भर करता है लोकसभा में बहुमत का समर्थन, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए कि 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 को, हमें पता है कि इसे हम लघु संविधान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने संविधान में व्यापक परिवर्तन किए थे, जिसका प्रभाव हमारी न्यायपालिका पर, कार्यपालिका पर और विधायिका पर भी पड़ा था, जैसा कि हमें पता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कि 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1978, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर विधिक अधिकार बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। फिर आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस करेंगे। देखिए 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992, वो किससे रिलेटेड था? तो ये तो बहुत ईजी है, पंचायती राज संस्थाओं से, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मुझे पता है आज का जितना भी क्वेश्चन था 20 क्वेश्चन जो मैंने करवाया है, उसमें से मुझे भी पता है कि आप लोगों ने भी सब कुछ बिल्कुल ही करेक्ट टिक किया होगा और 20 में 20 मार्क्स लाए होंगे, ठीक है? इसी तरह से हमारा रिवीजन सेशन स्टार्ट रहेगा अभी से लेकर जब तक आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स जो कि 25 मई को है ना शायद, हाँ, ठीक है? तो तब तक ये क्लास चलेगी आपकी, रेगुलर ही चलेगी, ठीक है? तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।